हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी यूपी ट्रिपल एससी एएनएम की एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो एक बार फिर आज लेकर फीमेल हेल्थ वर्कर के नर्सिंग क्लास में मिडवाइफरी का लेक्चर नंबर 63 आज का होने वाला है एकदम शानदार तरीके से। तो हम 5000 प्लस क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। एएनएम एग्जाम से संबंधित हमने 5000 प्लस क्वेश्चन कर लिया है। तो उसके आगे एकदम सफ़र जारी है। हमारा टारगेट है 10,000 प्लस क्वेश्चन करना एग्जाम से पहले। तो आप लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि इतना ज़्यादा क्वेश्चन आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। तो टॉप 30 क्वेश्चन करने वाले हैं पिछले वर्ष के पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो आइए शुरुआत करते हैं। यदि आप यूपी एएनएम, बिहार एएनएम, डीएसएसबी एएनएम या किसी भी स्टेट एएनएम की तैयारी कर रही हैं तो आपके लिए ये सेशन शानदार होने वाला है। तो 30 क्वेश्चन करेंगे। इन 30 क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश कीजिएगा और लास्ट में हमें कमेंट में बताएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, कह रहा है गर्भावस्था के दौरान सबसे पहले उत्पन्न होने वाला हार्मोन कौन सा है। गर्भावस्था के दौरान सबसे पहले उत्पन्न होने वाला हार्मोन कौन सा है। एस्ट्रोजन है, एचसीजी है या प्रोजेस्टेरॉन है या प्रोलैक्टिन है। तो गर्भावस्था के दौरान सबसे पहले उत्पन्न होने वाला हार्मोन कौन सा होता है। तो गर्भावस्था से पहले उत्पन्न होने वाला हार्मोन हमारा होता है एचसीजी। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है सामान्य गर्भावस्था में सर्वाधिक वजन वृद्धि किस तिमाही में होती है। सामान्य गर्भावस्था में सर्वाधिक वजन वृद्धि मतलब सबसे ज़्यादा वजन वृद्धि किस तिमाही में होती है। पहले में, दूसरे में, तीसरे में या किसी में नहीं। तो कह रहा है सामान्य गर्भावस्था में सबसे अधिक वजन की वृद्धि किस तिमाही में होती है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, थर्ड क्वार्टर यानी तीसरे तिमाही में। बढ़ते हैं आगे। कर नवजात में जन्म के तुरंत बाद सबसे पहले कौन सी क्रिया की जाती है। वजन लेना, नाड़ियों की जांच, श्वसन मार्ग की सफाई या टीकाकरण। तो कह रहा है नवजात के जन्म के तुरंत बाद सबसे पहले कौन सी क्रिया की जाती है। तो हमारा तीसरे का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्वसन मार्ग की सफाई। तो बढ़ते हैं आगे। कर शिशु का सामान्य श्वसन दर क्या होती है। 20 से 30 पर मिनट, 30 से 60 पर मिनट, 15 से 25 पर मिनट या 40 से 80 पर मिनट। तो कह रहा शिशु का सामान्य श्वसन दर क्या होती है। तो हमारा चौथे का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 30 से 60 पर मिनट। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है सामान्य प्रसव में फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स किससे संबंधित है। हाथों की गति से, यूटेरिन संकुचन से, नाल प्रसव से या स्तनपान से। तो कह रहा सामान्य प्रसव में फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स किससे संबंधित है। तो हमारा पांचवे का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूटेरिन संकुचन से। तो यूटेरिन संकुचन से। तो बढ़ते हैं आगे। कर प्लेसेंटा प्रीविया में मुख्य लक्षण क्या होता है। पेट में दर्द, अधिक उल्टी, योनि से रक्तस्राव, मूत्र में संक्रमण। तो कह रहा प्लेसेंटा प्रीविया में मुख्य लक्षण क्या होता है। तो प्लेसेंटा प्रीविया में हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, योनि से रक्तस्राव। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एकदम बेहतरीन तरीके से। यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा तो सेशन को लाइक, शेयर और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने वालों की संख्या बहुत ही कम है। तो अब देखती है क्वेश्चन क्या कर रहा है। नवजात में सबसे पहले विकसित होने वाला इंद्रिय अंग कौन सा होता है। दृष्टि, स्पर्श, श्रवण, स्वाद। तो नवजात में सबसे पहले विकसित होने वाला इंद्रिय अंग कौन सा होता है। दृष्टि होता है, स्पर्श, श्रवण या स्वाद। तो कर नवजात में सबसे पहले विकसित होने वाला इंद्रिय अंग है हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्पर्श। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कर निम्न में से कौन सा जन्मजात असामान्यता नहीं है। हाइपोस्पेडियास, क्लेफ्ट पैलेट या टेट्रोलॉजी ऑफ फॉलोट या मियास्थेनिया ग्रेविस। तो कह रहा निम्न में से कौन सा जन्मजात असामान्यता नहीं है।
तो कौन सा जन्मजात असामान्यता नहीं है? तो हमारा 8वें का राइट आंसर हो जाएगा मियास्थेनिया ग्रेविस। तो बढ़ते हैं आगे। तो देखिए क्वेश्चन करा, एपगार स्कोर में किसे नहीं मापा जाता है? रंग को, तापमान को, मांसपेशी टोन को या श्वसन को? तो अपगार स्कोर में क्या नहीं मापा जाता है? तो अपगार स्कोर में हम टेम्परेचर को नहीं मापते हैं, अर्थात तापमान को नहीं मापते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है, खतरे की अवस्था वाले नवजात की पहचान में कौन सा लक्षण प्रमुख होता है? लगातार रोना, कम तापमान, अधिक भूख, पीलापन। तो कह रहा, खतरे की अवस्था में नवजात की पहचान में कौन सा लक्षण प्रमुख होता है? तो खतरे की अवस्था में और नवजात की पहचान में कौन सा लक्षण प्रमुख होता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा लो टेम्परेचर यानी कम तापमान। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा राइट। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का सबसे सामान्य स्थान कौन सा है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए सबसे सामान्य स्थान कौन सा है? गर्भाशय ग्रीवा है, या अंडाशय है, या फेलोपियन ट्यूब है, या पेट की गुहा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक्टोपिक प्रेगनेंसी का सबसे सामान्य स्थान कौन सा है? तो हमारा 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फेलोपियन ट्यूब। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फेलोपियन ट्यूब। बढ़ते हैं आगे। कह रहा, प्रसव के दौरान स्टेज 1 में क्या होता है? शिशु का जन्म होगा, या गर्भाशय की पूर्ण प्रसारण होगा, या नाल का निष्कासन होगा, या एम्ब्रियोटिक फ्लूइड का रिसाव होगा? तो कह रहा है, प्रसव के दौरान स्टेज फर्स्ट में क्या होता है? प्रसव के दौरान स्टेज फर्स्ट में क्या होता है? तो गर्भाशय का पूर्ण प्रसारण यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट। तो आइए करते हैं अगले क्वेश्चन से फाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नवजात शिशु में हाइपोथर्मिया से बचाव का सबसे कारगर तरीका कौन सा है? नवजात शिशु में हाइपोथर्मिया से बचाव का सबसे कारगर तरीका कौन सा है? गर्म पानी से स्नान, तौलिए में लपेटना, या मां की छाती से त्वचा का संपर्क, या ऊनी कपड़े पहनाना? करो, नवजात शिशु में हाइपोथर्मिया से बचाव का सबसे कारगर तरीका कौन सा है? तो हाइपोथर्मिया से बचाव का सबसे कारगर तरीका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मां की छाती से त्वचा का संपर्क। बढ़ते हैं आगे। कर प्रेगनेंसी के दौरान उपयोग किया जाने वाला सुरक्षित टीका कौन सा है? ओपीवी, बीसीजी, टेटनस, मीजल्स? तो प्रेगनेंसी के दौरान उपयोग किया जाने वाला सुरक्षित टीका कौन सा है? तो प्रेगनेंसी के दौरान उपयोग किए जाने वाला सुरक्षित टीका हमारा है टेटनस यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 14 का राइट। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कर जन्म के समय नवजात का औसत सिर परिधि क्या होती है? 30 सेंटीमीटर, 32, 35, 37। तो जन्म के समय नवजात का औसत सिर परिधि क्या होती है? तो नवजात की औसत सिर परिधि क्या होती है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 35 सेंटीमीटर। बढ़ते हैं आगे। कर एक सामान्य प्रसव में द्वितीय चरण की औसत अवधि क्या होती है? 10 मिनट, 1 घंटा, 3 घंटा, 6 घंटा। तो कह रहा एक सामान्य प्रसव में द्वितीय चरण की औसत अवधि होती है 1 घंटा यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सही। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा निम्न में से कौन सी सूचकांक सुरक्षित मातृत्व के लिए है? जन्म दर, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर या जनसंख्या वृद्धि दर? तो कह रहा निम्न में से कौन सी सूचकांक सुरक्षित मातृत्व के लिए है? तो हमारा 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मातृ मृत्यु दर। बढ़ते हैं आगे। कर निम्न में से कौन सा गर्भपात आंशिक निष्कासन की स्थिति है? पूर्ण गर्भपात, उन्नत गर्भपात, अधूरा गर्भपात या विलंबित गर्भपात? तो कर निम्न में से कौन सा गर्भपात आंशिक निष्कासन की स्थिति है? तो हमारा 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अधूरा गर्भपात। तो बढ़ते हैं आगे। कर जन्म के तुरंत बाद दी जाने वाली पहली टीका कौन सी होती है? पोलियो, बीसीजी, हेपेटाइटिस बी, टेटनस? तो जन्म के तुरंत बाद दी जाने वाली पहली टीका कौन सी होती है? तो जन्म के तुरंत बाद दी जाने वाली पहली टीका कौन सी होती है? हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बीसीजी। तो बढ़ते हैं आगे। कर किस सप्ताह पर भ्रूण को चिकित्सकीय रूप से जीवित माना जाता है? 20वें, 24वें, 28वें, 32वें?
तो कह रहा किस सप्ताह पर भ्रूण को चिकित्सकीय रूप से जीवित माना जाता है? तो हमारा सी का हो जाएगा 28वें, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा नवजात शिशु की नाल को काटने का आदर्श समय क्या होता है? जन्म के तुरंत बाद, श्वसन क्रिया के प्रारंभ होने पर, नाल के धड़कन बंद होने पर, या एम्ब्रियोटिक फ्लूइड सूखने के बाद। तो कह रहा नवजात शिशु की नाल को काटने का आदर्श समय क्या होता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाल के धड़कन बंद होने के बाद। बढ़ते हैं आगे। कह रहा क्लामीडिया संक्रमण की पहचान के लिए कौन सा परीक्षण सबसे उपयुक्त है? ग्राम स्टेन, नाट, VDRL या एलिसा। तो कह रहा है क्लामीडिया संक्रमण की पहचान के लिए कौन सा परीक्षण सबसे उपयुक्त है? तो हमारा 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, NAAT, नाट। नेक्स्ट। कह रहा जन्म के समय फेफड़ों में द्रव को हटाने की प्रक्रिया किसके द्वारा होती है? माँ का स्तनपान, ऑक्सीजन थेरेपी, नाक की सक्शन, या शिशु के पहले रोने द्वारा। तो कह रहा जन्म के समय फेफड़ों में द्रव को हटाने की प्रक्रिया किसके द्वारा होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा शिशु के पहले रोने के द्वारा। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का प्रमुख कार्य क्या है? जो हमारा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है इसका प्रमुख कार्य क्या है? डिवोत्सर्जन को रोकना, यूटेरस की लाइनिंग को बनाए रखना, या दूध उत्पादन, या भ्रूण को पोषण देना। कह रहा है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का प्रमुख कार्य क्या होता है? जो हमारा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है इसका मुख्य कार्य, मेन वर्क होता क्या है? यूटेरस की लाइनिंग को बनाए रखना। नेक्स्ट। कह रहा मिरेना क्या है? मिरेना क्या है? हार्मोनल इंजेक्शन, या ओरल पिल, या IUD जिसमें प्रोजेस्टेरॉन होता है, या कॉपर टी। तो कह रहा मिरेना क्या है? मिरेना क्या है? हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा IUD जिसमें प्रोजेस्टेरॉन होता है। बढ़ते हैं आगे। कह रहा PPH के लिए प्राथमिक कारण कौन सा है? गर्भाशय की एटानी, भ्रूण के टुकड़े, रक्त विकार, प्लेसेंटा प्रीविया। तो कह रहा PPH के लिए प्राथमिक कारण कौन सा है? तो PPH के लिए प्राथमिक कारण हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गर्भाशय की एटॉनी। तो गर्भाशय की एटॉनी। बढ़ते हैं आगे। कह रहा स्त्री में डिवोत्सर्जन सामान्यतः किस दिन होता है? 10वें दिन, 12वें दिन, 14वें दिन, 18वें दिन। तो स्त्री में डिवोत्सर्जन सामान्यतः किस दिन होता है? तो स्त्री में डिवोत्सर्जन सामान्यतः किस दिन होता है? तो हमारा राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी 14वें दिन। बढ़ते हैं आगे। कह कोलोस्ट्रम में कौन सा एंटीबॉडी प्रमुख रूप से पाया जाता है? IgA, IgG, या IgM, या IgE। तो कह रहा है कोलोस्ट्रम में कौन सा एंटीबॉडी प्रमुख रूप से पाया जाता है? तो हमारा हो जाएगा IgA, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। बढ़ते हैं आगे। कह रहा प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज की पहचान हेतु कौन सा टेस्ट किया था? RBS, FBS, OGTT, या HbA1c। तो कह रहा क्या प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज की पहचान हेतु कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो 29 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी OGTT। तो बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी RTI से संबंधित कौन सा कथन सही है? यह पुरुषों के लिए होता है, यह केवल यौन संपर्क से फैलता है, या इसमें बांझपन हो सकता है, या इसका इलाज संभव नहीं है। तो कह रहा है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो हमारा हो जाएगा इससे बांझपन हो सकता है। RTI से संबंधित कौन सा कथन सही है? इससे बांझपन हो सकता है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो हमें उम्मीद है ये 30 क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो 30 में आपने कितने सही किए हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये काम करेंगे नहीं, लेकिन हमारा काम है कहना। अब आप फॉलो करते हैं या नहीं वो आपके ऊपर निर्भर करता है। यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो हमारे कहे हुए बातों को फॉलो करेंगे, नहीं लेना है तो कोई मतलब नहीं है।
और सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सब काम आप करेंगे तभी आपका क्या होगा, आपका पढ़ाई में मन लग रहा है तभी ये सब कर रहे हैं, नहीं तो कुछ करने वाले नहीं हैं। बस आए 1-2 मिनट वीडियो देखे और स्किप कर कर चले गए तो ऐसे सिलेक्शन होने वाला नहीं है। जो पढ़ेगा वही फोड़ेगा। तो ये कहा गया, जो पसीने से नहाता है वो लिबास जो क्या होता है, जो पानी से नहाता है लिबास बदलता है, जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। यदि आपको इतिहास बदलना है, सिलेक्शन लेना है तो क्या करना है, पसीने से नहाना पड़ेगा और वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए, वहाँ पर बहुत सारे कंटेंट यानी 5000 प्लस क्वेश्चन क्या कर दिए गए हैं, पढ़ा दिए, सॉरी ये तो 50,000 हो जा रहा है, 5000 प्लस क्वेश्चन हमने क्या किए हैं, करा दिए हैं। तो कम से कम आप क्वेश्चन का आनंद लीजिए शानदार तरीके से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।